बात बात में अपनी नौकरी की धौंस दिखाने वाली, अपनी सास को अनपढ़ गँवार समझने वाली रिया ने जब अपनी सासू माँ की डिग्रियां और ओहदा देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। और फिर आगे जो हुआ उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी दिल को छू लेने वाली है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। दीनदयाल जी ने रिया को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। दीनदयाल जी ने अपनी बेटी रिया को पढ़ाने लिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। रिया पढ़ लिख कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे खासा पैसा कमाने लगती है। अब रिया अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई थी। दीनदयाल जी ने सोचा कि बेटी बड़ी हो गई है और अपने पैरों पर भी खड़ी है, तो क्यों ना एक अच्छा सा लड़का देखकर रिया की शादी करा दी जाए। रिश्तेदारों से बात करने पे एक लड़का उन्हें पता चलता है जिसका नाम था संजय। संजय भी अच्छा खासा पैसा कमाता था और उसकी एक माँ थी। परिवार बहुत ही छोटा था। शादी की बात चलाने के लिए जब दीनदयाल जी वहाँ पर जाते हैं तो दिव्यानी जी से बात कर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि दिव्यानी जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। दीनदयाल जी मन ही मन सोचने लगते हैं, जिसकी इतनी अच्छी सास हो उसको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। मेरी बेटी यहाँ पर बहुत ही खुश रहेगी। दीनदयाल जी को ये रिश्ता तुरंत ही पसंद आ जाता है। दीनदयाल जी रिया की फोटो निकालते हैं और दिव्यानी जी के हाथों में थमा देते हैं। जैसे ही दिव्यानी जी फोटो देखती हैं उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। तुरंत ही दिव्यानी जी संजय को भी फोटो दिखाती हैं तो संजय को भी लड़की पसंद आ जाती है। इसके बाद दीनदयाल जी अपने परिवार में लड़के का फोटो दिखाने के लिए संजय का फोटो मांगते हैं। फोटो लेने के बाद दीनदयाल जी जब घर आते हैं और अपनी पत्नी और रिया को फोटो दिखाते हैं संजय की और उनके बारे में बताते हैं तो उनको भी रिश्ता मंजूर हो जाता है और शादी का डेट फिक्स हो जाता है। रिया आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की तो थी, लेकिन उसकी अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी नौकरी पर हद से ज़्यादा घमंड था। उसे ऐसा लगता था कि वो नौकरी करती है तो उसके आगे पीछे कोई नहीं लगता है। कई बार तो रिया के इस अकड़ू स्वभाव की वजह से लोगों को बुरा भी लग जाता था, लेकिन रिया को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। रिया की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल कानपुर में आ जाती है, लेकिन ससुराल में भी रिया का वही रवैया था जो मायके में था, अकड़ू और घमंडी। ससुराल में आए हुए रिया को 1 हफ्ते ही हुए हैं और आज रिया की रसोई की पहली रस्म है। रसोई की रस्म पूरी करने के लिए जब रिया रसोई में गई तो उसने हलवे की कढ़ाई को सिर्फ हाथ ही लगाया था। बाकी का सारा काम तो दिव्यानी जी ने ही किया था। रस्म पूरी करने के बाद सभी रिश्तेदारों के सामने ही रिया ने दिव्यानी जी से साफ साफ कह दिया कि कोई भी रसोई के किसी भी काम को लेकर मुझसे उम्मीद न करे और ना ही घर के किसी काम धाम की मुझसे उम्मीद करे, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो ससुराल में आकर रसोई में रोटियां बनाती हैं। मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और पैसे कमाती हूँ, तो मैं रसोई का कोई भी काम धाम करने वाली नहीं हूँ। दिव्यानी जी इशारे से अपनी बहू को चुप कराने की कोशिश करती हैं। वो मन ही मन सोचती हैं कि सभी रिश्तेदारों के सामने बहू ऐसा कह रही है तो रिश्तेदार लोग क्या सोचेंगे। वो तो यही सोचेंगे कि दिव्यानी जी ने अपने बेटे के लिए कैसी बहू चुनी है और वो लोग तो मेरी बहू को ही भला बुरा कहने लगेंगे। इसलिए अपनी बहू से हमदर्दी रखते हुए दिव्यानी जी चुप रहने का इशारा करती हैं। रिया अपनी सास को इशारा करते देख और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है, आप ये मत समझना कि आपके इशारों पर मैं नाचूंगी। मैं आज के जमाने की बहू हूँ और आपके इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने इशारे पर नचाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। रिया की बातें सुनकर बरामदे में बैठे रिश्तेदार, बुआ, मामी, ताई सभी लोग उसका मुंह ताकते रह गए कि दिव्यानी जी ने तो कुछ भी नहीं कहा और उनकी बहू ने कैसे उन्हें डांट दिया। अपनी बहू की बातों को सुनकर दिव्यानी जी को थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन वह बात बदलते हुए कहती हैं, चलो चलो रसोई की रस्म के लिए देरी हो रही है। आखिरकार आज मेरी बहू ने मीठा हलवा बनाया है तो मुंह मीठा कर मेरी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। लोग बहू के हाथ का बना हुआ हलवा खाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसके बाद घर चले जाते हैं।
शादी में तो ढेर सारी रस्में होती हैं, लेकिन कुछ रस्मों में बहू की ही ज़रूरत होती है। इसलिए शाम को दिव्यानी जी कहती हैं कि बेटा, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, उसमें सारे रिश्तेदार घर आएंगे। मैंने बड़े बूढ़ों को भी बुला दिया है। मुंह दिखाई की रस्म होने के बाद सभी के पैर छूने पड़ते हैं। मैंने सभी के पैर छूने के लिए शगुन के लिफाफे तैयार करके रख दिए हैं। कल जब तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म हो जाएगी, तब तुम ये लिफाफे देकर उनके पैर छू लेना। लेकिन रिया लीड लगाकर गाने सुन रही थी, इसलिए उसने अपने सास की कही हुई एक बात भी नहीं सुनी थी। गाना सुनते सुनते वह अपने गर्दन को भी हिला रही थी, जिसे देख दिव्यानी जी ने ये सोच लिया था कि शायद बहू ने मेरी बात सुन ली है और हाँ कर दिया है। दूसरे दिन मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। आज पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ था। सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे और आज पड़ोस के लोग भी आए हुए थे। मुंह दिखाई की रस्म होने लगती है और लोग अच्छे अच्छे उपहार बहू को देते हैं। जब मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है, तब दिव्यानी जी लिफाफे लेकर अपनी बहू को देती हैं और कहती हैं कि बेटा, ये लिफाफे देकर सभी के पैर छू लो। पैर छूने की बात सुनते ही रिया सभी रिश्तेदारों के सामने ही दिव्यानी जी पर भड़कते हुए कहती है, आपने समझ क्या रखा है? मैं पैर छूंगी, वो भी झुक झुक कर? मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मैं किसी के पैर छूने वाली नहीं हूँ। मैं पुराने जमाने की सीधी साधी या फिर आपकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ और अच्छा पैकेज कमाती हूँ। और आप मुझसे यह उम्मीद कर रही हैं कि मैं सबके पैर छूऊं, वो भी झुक झुक के? ये सब मेरे से नहीं होगा। आज फिर रिया ने दिव्यानी जी को सभी रिश्तेदारों के सामने ही खरी खोटी सुना दी। आंगन में बैठे हुए सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। ये कैसी बहू लेकर आई है दिव्यानी जी, जो उनकी एक बात भी नहीं सुनती है। अभी ये हाल है तो पता नहीं बाद में क्या करेगी। ये तो शादी की रस्मों को मान ही नहीं रही है। जब देखो तब दिव्यानी जी को नीचा दिखा रही है, और तो और अपनी नौकरी की भी धौंस दिखा रही है। अब तो भगवान ही भला करे दिव्यानी जी का। इतनी तेज तर्रार बहू लेकर आई हैं। अपनी बहू और आंगन में बैठे हुए सभी लोगों की बातें दिव्यानी जी के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके कानों में किसी ने गर्म तेल डाल दिया हो। फिर भी दिव्यानी जी हिम्मत रखती हैं और अपने बहू के पास जाकर धीरे से कहती हैं, बेटा, कल इस रस्म के बारे में मैंने तुमसे बात की थी, तब तो तुमने हाँ कर दिया था। अगर तुमको ये रस्म नहीं करनी थी तो कल ही बोल दी होती। कम से कम मेहमानों के सामने मुझे बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता। रिया चिल्लाते हुए कहती है, कल आपने इस बारे में मेरे से कहाँ बात की थी? कल तो मैं पूरा दिन कमरे के अंदर ही थी और लीड लगाकर गाना सुन रही थी। दिव्यानी जी को तुरंत ही समझ आ जाता है कि बहू ने कल मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। तभी छत पे बैठे दिव्यानी जी का बेटा ऋषभ भी ये सारी बातें सुन लेता है और तुरंत ही वह रिया के पास फोन लगाकर कहता है, देखो, शादी की कुछ रस्में होती हैं और उन्हें मानना पड़ता है, तो तुम ये सारे रस्म कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ऋषभ के जैसे तैसे समझाने के बाद रिया उन लिफाफों को लेती है और सबके पैर छूने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। सारी रस्में होती हैं, इसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद रिया अपने सास से कहती हैं, माँ जी, मुझे अपने जैसा बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और बहुत ही लाड प्यार से पली बढ़ी हूँ। आज तक मैंने किसी का पैर नहीं छुआ और आज तो आपने इतने सारे लोगों के पैर छुआकर मेरी तो कमर ही तोड़ डाली। आज तो आपने शगुन के नाम पर अपनी चला ली, लेकिन आज के बाद से अपनी चलाने की कोशिश मत करिएगा। आप तो ठहरी अनपढ़ गंवार, तो आप तो इन रस्मों को मानोगी ही, लेकिन मैं इन सब रस्मों को नहीं मानती। दिव्यानी जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है और रस्मों रिवाजों को मानना भी अपनी जगह होता है। अगर हम चाहें तो सारी चीजों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज को लेकर सारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं।
यह जिंदगी है और इसमें सब कुछ चलता रहता है और मैंने भी अपनी जिंदगी में सब कुछ किया है। दिव्यानी जी इतना ही बात बोल पाती हैं कि उनकी बहू बात को काटते हुए कहती है, अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मेरे भी क्या दिन आ गए हैं, अनपढ़ गंवार मुझे लेक्चर दे रही हैं। इतना कहने के बाद पैर पटकते हुए रिया अपने कमरे में चली जाती है। बहू का यह व्यवहार दिव्यानी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। घर में बहू आने के बाद भी दिव्यानी जी के काम नहीं छूट रहे थे, क्योंकि नौकरी के नाम पर उसने घर का कोई भी काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया था कि आप तो घर पर बैठी रहती हैं तो घर गृहस्थी आप ही संभालिए और मैं नौकरी करती हूँ तो मेरे से ये सब नहीं होगा। एक दिन रिया ऑफिस जा रही थी और हड़बड़ी में ऑफिस का एक जरूरी फाइल डाइनिंग टेबल पर ही भूल गई। इधर दिव्यानी जी अपने रसोई का काम निपटाकर जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर एक फाइल पड़ी हुई है। फाइल को उठाकर दिव्यानी जी उसे पढ़ने लगती हैं कि तभी रिया हड़बड़ाते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही वह फाइल दिव्यानी जी के हाथों में देखती है तो छीनते हुए कहती है, आपको मेरी फाइल खोलकर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो लगता है कि आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, तो मेरे फाइल में लिखा हुआ आपको क्या समझ में आएगा? आप तो ठहरी अनपढ़ और गंवार। अपनी बहू की बातें दिव्यानी जी को तीर की तरह चुभ रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज मैं बहू को अच्छी तरह से समझा दूं कि मैं कोई अनपढ़ और गंवार नहीं हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैंने भी नौकरी किया है। जैसे ही यह बात दिव्यानी जी रिया से कहने जाती हैं कि रिया अपनी फाइल लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज फिर दिव्यानी जी कहते कहते रुक गई। एक दिन रिया के पास रिया के मामा का फोन आता है। वो कहते हैं कि मैं यहीं कानपुर में ही आया हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। रिया के मामा शादी में भी नहीं आए थे, इसलिए वो सोचते हैं कि जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो रिया से भी मिल लूँ। रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने मामा से घर पे न मिलने की बजाय रेस्टोरेंट में मिलने को कहती है, क्योंकि उसे अपने सास से अपने मामा को मिलाने में शर्म आ रही थी। इसलिए वह संजय को लेकर रेस्टोरेंट में मिलने के लिए चली जाती है। बातों बातों में रिया के मामा जी बताते हैं कि इस शहर से उनका 15 साल का पुराना रिश्ता है। 15 साल पहले भी वह कानपुर आए थे। उस समय इस शहर में एक बहुत ही निर्भीक और बहादुर सब इंस्पेक्टर हुआ करती थी। पूरे एरिया में उनका जलवा था, लोग उनके नाम से ही डरते थे। बहुत ही ईमानदार और बहादुर सब इंस्पेक्टर थी वह। रिया अपनी मामा की बातों को बहुत ही उत्सुकता से सुन रही थी और उसे लग रहा था कि उस सब इंस्पेक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ जाने। वह मामा से कहती है, मामा क्या आप उस सब इंस्पेक्टर से मिले हैं क्या? आप उनको कैसे जानते हैं? हाँ बेटा, मैं उनसे मिला था। आज भी वो वाकया मुझे याद है जब मैं कानपुर के हाईवे से गुजर रहा था और मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था और 3-4 लोग हाईवे के पास बैठे थे उनसे रास्ता पूछने के लिए। जैसे ही मैंने कार रोका तो वो मेरे पास आ गए। उन्होंने दरवाजे का कांच नीचे करने के लिए कहा और जैसे ही मैंने कांच नीचे किया तो दरवाजा खोलकर वो सब कार के अंदर आकर बैठ गए। उन्होंने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया और कहा, जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं और जो भी कीमती सामान है सब मुझे दे दो और गाड़ी की चाबी भी मुझे निकाल कर दे दो। मैंने डर के मारे अपना सारा सामान उन चोरों को दे दिया, लेकिन इत्तेफाक से मेरा फोन लेना वो सब भूल गए थे और चलती हुई कार का दरवाजा खोला और मुझे बाहर फेंक दिया। इसके बाद मेरा कार लेकर वो सब फरार हो गए। मेरे हाथ और पैर फ्रैक्चर हो चुके थे, सर में मेरे काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था और खून भी काफ़ी ज़्यादा बह रहा था। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद मेरा हाथ जेब में गया तो मुझे पता चला, अरे फ़ोन तो मेरे पास ही है। मैंने तुरंत ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया। पुलिस स्टेशन बहुत ही नज़दीक था। पुलिस स्टेशन में उस समय दिव्यानी चौहान सब इंस्पेक्टर थी। उन्होंने 2 इंस्पेक्टर को अपने साथ लिया और 5 मिनट के अंदर ही मेरे पास आ गई। जब मैंने उनको देखा तो मैं हैरान रह गया। देखने से ही वह बहुत ही बहादुर सब इंस्पेक्टर लग रही थी। उन्होंने मेरे से चोरों के बारे में पूछा और इसके बाद मुझे गाड़ी में बिठाया और चोरों का पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद दिव्यानी जी ने उन चोरों की गाड़ी पर फायर किया और उनकी गाड़ी तुरंत ही पंचर हो गई। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दिव्यानी जी ने बहुत ही बहादुरी से उन चोरों को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया।
मेरा सामान वापस दिला दिया और मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तब दिव्यानी जी ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। मैंने दिव्यानी जी को तहे दिल से शुक्रिया किया। इस वाक़या को बीते 15 साल हो गए हैं, लेकिन रिया, जब भी मैं इस शहर कानपुर में आता हूँ, तो वो वाक़या फिर से ताज़ा हो जाता है और बार-बार मेरा मन दिव्यानी जी से मिलने को करता है। रिया बड़े ही उत्सुकता के साथ पूछती है, मामा, क्या बाद में आप उनसे मिले? हाँ रिया, जब मैं 4 दिनों के बाद ठीक हो गया तो मैं अपने पत्नी और बच्चों को लेकर उस पुलिस स्टेशन में गया था दिव्यानी जी से मिलने के लिए और उनका धन्यवाद करने के लिए कि अगर आपने समय से मुझे भर्ती नहीं कराया होता तब तो मेरी जान चली गई होती। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि सब इंस्पेक्टर दिव्यानी चौहान ने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया है। शायद कोई उनका निजी मामला था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। मैंने उनको कई जगह ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। इसके बाद मैं कानपुर से वापस चला गया। रिया अपनी मामा की बातों को सुनकर बहुत ही अचंभित हो रही थी और उसका मन भी दिव्यानी जी से मिलने को कर रहा था। एक बार रिया के मन में ख्याल आया कि उसकी सास का नाम भी तो दिव्यानी है, कहीं मेरी सास ही तो सब इंस्पेक्टर नहीं है। फिर रिया सोचती है, अरे नहीं नहीं, मेरी सास तो अनपढ़ और गंवार है, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर कैसे हो सकती हैं। वह तो पूरा दिन रसोई के कामों और घर के कामों में लगी रहती हैं। मैं कुछ उन्हें कहती हूँ तो पलटकर जवाब भी नहीं देती हैं। जबकि मामा तो कह रहे हैं कि वह पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही निर्भीक और बहादुर थीं। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल भी बहादुर नहीं लगती हैं। ये तो वह दिव्यानी जी नहीं हो सकती, मेरे मन का भ्रम है। और क्या दुनिया में एक ही दिव्यानी है? बहुत दिव्यानी है। थोड़ी देर बाद संजय भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। ऑफिस का कोई ज़रूरी कॉल आ गया था, इसलिए मैं आप सभी के साथ बैठकर बातें नहीं कर पाया। मामा जी, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मेरे घर भी चलिए। आप इधर से वापस नहीं जा सकते। आप हमारी शादी में भी नहीं आए थे, इसलिए आज आपको हमारे घर चलना ही पड़ेगा। संजय मामा जी को घर ले जाने का बहुत ही ज़्यादा आग्रह करता है। हालांकि रिया का मन बिल्कुल भी नहीं था कि वह उसके मामा जी को अपने घर ले जाए और उसके अनपढ़ और गंवार सासू माँ जी से उन्हें मिलाए। उसे तो बस पढ़े लिखे लोगों से मिलना, उनसे बातें करना और अपने स्टेटस के लोगों से मिलना जुलना ही अच्छा लगता था। रिया अपनी सास को सास समझती ही नहीं थी, उन्हें तो बस नौकरानी ही समझती थी। संजय के कहने पर रिया अपने मामा जी को लेकर अपने ससुराल आई। मामा जी घर के अंदर आए और हॉल में रखे हुए सोफे पर बैठ गए। रिया अपनी सास को आवाज देते हुए कहती है, माँ जी, मेरे मामा जी आए हैं, उनके लिए जरा चाय बनाकर ले आओ और साथ में पकौड़े भी बनाकर लाना। सिर्फ चाय ही लेकर मत आ जाना। दिव्यानी जी चाय और पकौड़े बनाकर जैसे ही हॉल में लेकर आती हैं तो रिया के मामा खड़े हो जाते हैं और जाकर दिव्यानी जी के पैर छूने लगते हैं। अरे दिव्यानी जी, मैंने आपको कितना ढूंढा और आप मेरी रिया की सास हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। रिया, तुमने भी मुझे एक बार नहीं बताया कि तुम्हारी सास ही सब इंस्पेक्टर दिव्यानी चौहान है। मामा की बात सुनकर रिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। मामा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी सास कोई भी सब इंस्पेक्टर नहीं है। वह एक साधारण सी गृहिणी हैं, घर का सारा काम धाम करती हैं और आपको उन्हें देखकर लगता है कि वह एक सब इंस्पेक्टर हैं। आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। यह वह दिव्यानी नहीं है, कोई और दिव्यानी है। नहीं रिया, ये वही दिव्यानी है, सब इंस्पेक्टर दिव्यानी चौहान। मुझे उनका चेहरा बहुत ही अच्छी तरीके से याद है। तभी दिव्यानी जी चाय और पकौड़े का प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती हैं, जी, आपने सही पहचाना है, मैं ही सब इंस्पेक्टर दिव्यानी चौहान हूँ। अपनी सासू माँ के मुंह से सब इंस्पेक्टर दिव्यानी चौहान सुनकर रिया के तो होश ही उड़ गए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसकी सास सब इंस्पेक्टर थी जिनको वह पिछले 4 महीनों से अनपढ़ गंवार समझ रही थी। वह अपने समय में सब इंस्पेक्टर रह चुकी हैं और मैंने उनको कितनी बार अनपढ़ गंवार कहकर उनका अपमान किया है, कितनी बार अपनी नौकरी की धौंस दिखाई है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सास सब इंस्पेक्टर थी और वह भी नौकरी करती थी। रिया के मामा जी कहते हैं, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। आपको
याद है एक बार रात को आपने मुझे चोरों से बचाया था और अस्पताल में भर्ती कराया था। अगर आप सही समय पर मुझे अस्पताल में भर्ती न करातीं, तो मेरे सिर से ज़्यादा खून बह जाने के कारण मेरी मौत भी हो सकती थी। ठीक हो जाने के बाद आपका धन्यवाद करने के लिए मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन भी आया था, लेकिन मुझे पता चला कि आपने 2 दिन पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है। आखिर आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया था? रिया की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। यह बात जानने के लिए रिया भी उत्सुक थी कि आखिर उसकी सासू माँ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया था। दिव्यानी जी कहती हैं कि तुमको बचाने के 2 दिन बाद मेरे पति का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। घर में मेरा एक छोटा बेटा था और मेरी बूढ़ी सासू माँ थी, जिनकी तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी, जिसकी वजह से घर में किसी एक का रहना बहुत ही जरूरी था। जब वो जिंदा थे तो घर को बहुत ही अच्छे से संभाल लेते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये तो नौकरी करती है और मैं घर संभालता हूँ, जबकि घर संभालने में मैं उनका पूरा पूरा साथ देती थी। सुबह को ड्यूटी जाने से पहले घर का सारा काम करती, खाना बनाती, बच्चों का लंच तैयार करती। इसके बाद अपनी सासू माँ की दवाइयाँ भी निकाल कर जाती थी और जब शाम को घर आती तो खाना बनाकर सभी को खिलाती थी। मैंने कभी भी अपने पति या सास से शिकायत नहीं की। मैंने अपने घर को, बच्चों को और अपनी नौकरी को भी बहुत ही अच्छे से संभाला है। मेरे पति के जाने के बाद मुझसे अकेले ये सब नहीं संभाला जा रहा था, इसलिए मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। थोड़े बहुत पेंशन आते हैं, उसी से मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। मेरी मजबूरी थी नौकरी को छोड़ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। दिव्यानी जी की बात सुनकर रिया उनके पास जाती है और कहती है, लेकिन माँ जी, आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि आप अपने समय में सब इंस्पेक्टर रह चुकी हैं, जबकि मैंने आपको कितनी बार अनपढ़ गंवार कहा है। बेटा, मैंने तुमको बताने की कितनी बार कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी सुनने की जरूरत ही नहीं समझी। मेरी बात को आधा अधूरा ही सुनकर मुझे अनपढ़ गंवार कहकर निकल जाती थी। कभी मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताती। रिया को अपनी गलती पर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि जिस सास को मैं अनपढ़ गंवार कह रही थी, वो सास तो मेरी निर्भीक और बहादुर सब इंस्पेक्टर रही हैं। और इंस्पेक्टर रहने के साथ साथ उन्होंने अपने घर को, बच्चे को और बूढ़ी सास को कैसे संभाला है, ये तो काबिले तारीफ है। और मैं अपनी एक नौकरी पर कितना घमंड करती थी। अभी तो मेरे पास न बच्चे हैं और न ही मैं घर की कोई जिम्मेदारियां संभालती हूँ। मैंने अपनी सासू माँ को कितनी बार अपमानित किया है। रिया अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी नौकरी के आगे कभी किसी को कुछ नहीं समझा, लेकिन आप तो मुझसे आगे हैं। आपने घर, बच्चे और बूढ़ी सास को कैसे मैनेज किया है, ये मैं कभी सोच ही नहीं सकती। सच में आप तो बहुत ही महान हैं। तभी मामा जी कहते हैं, हाँ बेटा, दिव्यानी जी ने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मैनेज किया है और नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने अपने बेटे को कैसा संस्कार दिया है, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। रिया की आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। उसने सोच लिया है कि आज के बाद से वह अपनी नौकरी की धौंस किसी को भी नहीं दिखाएगी और अपनी सासू माँ के साथ घर के सारे कामों में हाथ बटाएगी, क्योंकि नौकरी करने का मतलब ये नहीं होता है कि घर के सारे कामों से पल्ला झाड़कर बैठ जाएं। दिव्यानी जी ने अपने बहू की आंखों में आंसू देखा तो उसे पोंछते हुए बोली, बेटा, अगर तुम्हें अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा है तो मेरी एक बात जरूर ध्यान में रखना कि कभी किसी को भी अपने से कम मत आंकना, चाहे वह नौकरी करता हो या फिर नहीं करता हो, लेकिन वह भी किसी से कम नहीं होता है। हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है और हर कोई की जिंदगी में अपने संघर्ष होते हैं। कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ आता नहीं है। अरे, जो नौकरी करता है क्या उसे सब कुछ आता है? रिया अपनी सासू माँ से वादा करती है कि आज के बाद से वो कभी भी किसी को भी अपने से कम नहीं आंकेगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।